नमस्कार, मैं अपूर्वानंद फिर से हाजिर हूँ। कड़वी कॉफ़ी के जो अब तक के श्रोता और दर्शक और पाठक रहे हैं उनको ये बतलाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन हमारे जो नए मित्र इसे पहली बार देख और सुन रहे होंगे उन्हें हम ये बतलाना चाहते हैं कि कड़वी कॉफ़ी लंबी और इत्मीनान बख्श बातचीत का, तसल्ली बख्श बातचीत का एक सिलसिला है। हम अलग अलग विषयों पर उन विषयों के जानकार लोगों से, दोस्तों से, विशेषज्ञों से चर्चा करते हैं। इरादा सिर्फ यह नहीं है कि हम ये बतलाएं कि हमारी राय उस विषय पर क्या है, बल्कि हम उसे अलग अलग कोण से या अलग अलग नुक्तों से समझने का प्रयास करते हैं। इसमें थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन जैसा हमें लगता है चारों तरफ इसकी हड़बड़ी है और आपाधापी है कि लोगों से राय मांग ली जाए कि आपकी राय क्या है। हम उससे अलग जाकर समझने का प्रयास कर रहे हैं और हम ये जानते हैं कि जो इस बातचीत को सुन रहे होंगे, सुन रही होंगी, देख रही होंगी, वे खुद अपनी राय बना सकेंगे इसके बाद। तो इसकी हमें कोई हड़बड़ी नहीं। आज की कड़ी में हमारे साथ हैं पत्रकार, लेखक धीरेन्द्र झा। और धीरेन्द्र झा के साथ हमारी इस बातचीत के लिए अवसर हमको दिया है उनकी किताब गांधी का हत्यारा गोडसे, नाथूराम की ज़िंदगी और उसके सपनों का भारत। यह किताब जो अभी तुरंत जिल्द बुक्स ने हिंदी में छापी है, इसका प्रकाशन वो मौका है कि हम धीरेन्द्र झा से बात कर रहे हैं। हमारे साथ कड़वी कॉफ़ी टीम के हमारे मित्र और उनका दूसरा परिचय यह है कि जिल्द बुक्स के संचालक निधीश त्यागी मौजूद हैं। तो और निधीश का दूसरा परिचय इस कड़ी के लिए यह है कि यह किताब जो है गांधी का हत्यारा गोडसे, नाथूराम की ज़िंदगी और उसके सपनों का भारत, ये पहले अंग्रेज़ी में आ चुकी है, गांधीज़ असैसिन गोडसे। उसका तर्जुमा हिंदी में निधीश त्यागी ने और उनके मित्र अशोक झा ने मिलकर किया और वे इसके प्रकाशक भी हैं जिल्द बुक्स की तरफ से, जो हिंदी का एक नया प्रकाशन गृह है। तो हम इन दोनों से बातचीत करेंगे इस किताब के बारे में, इसकी अनुवाद की ज़रूरत के बारे में और इससे जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों के बारे में। धीरेन्द्र, ये बहुत इत्तेफाक की बात है कि अभी 8-10 रोज़ पहले मैं 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति गया था। जब मैंने अपने छात्रों से पूछा कि 30 जनवरी मार्ग पर गांधी स्मृति का मतलब क्या है, तो मेरे एमए की कक्षा में 98% छात्र नहीं जानते थे कि 30 जनवरी मार्ग और गांधी स्मृति, इन दोनों का क्या रिश्ता है और गांधी स्मृति की अहमियत क्या है और क्यों वह दिल्ली के लिए एक ख़ास जगह है जिसके बारे में लोगों को मालूम होना चाहिए। राजघाट के बारे में लोगों को मालूम है और यह मेरे पिछले कई वर्षों का अनुभव है और मेरे दूसरे शिक्षाविद मित्रों का भी, जिनका स्कूलों से कुछ लेना देना है, कि दिल्ली के स्कूल अपने छात्रों को, विद्यार्थियों को राजघाट तो ले जाते हैं, लेकिन शायद ही कोई स्कूल गांधी स्मृति ले जाता है। गांधी स्मृति, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं, बिड़ला हाउस जो पहले कहा जाता था, वह जगह है जहां 30 जनवरी 1948 को गांधी का कत्ल किया गया, गांधी की हत्या की गई। नाथूराम गोडसे ने जहां गांधी को मारा, उस वजह से ही आपने ये किताब लिखी है। और नाथूराम गोडसे की अगर कोई एक शोहरत है तो वो शोहरत सिर्फ ये है कि वह गांधी का हत्यारा है, शोहरत की और कोई वजह नहीं है। और उस जगह की भी अगर कोई शोहरत है तो वो शोहरत यह है कि यह गांधी का हत्या स्थल है। लेकिन इस तथ्य से यह देश जो गांधी का देश कहा जाता है और ये दिल्ली जो एक तरह से गांधी की दिल्ली है, क्योंकि गांधी यहीं जलाए गए, तो यहाँ गांधी की हत्या के इस तथ्य से आँख क्यों चुराई जाती है और क्यों आप इस तरफ आकर्षित हुए? देखिए,
आँख चुराए जाने के बहुत से कारण हैं और कुछ कारण तो ये है कि जिस तरह से हमें स्कूल में, कॉलेजेस में, हिस्ट्री के करिकुलम में इन चीज़ों को रखना चाहिए था, उस तरह से रखा नहीं गया। मसलन गांधी गोडसे गांधी की हत्या करता है और गोडसे के बारे में हम कुछ नहीं बताते हैं खास, सिर्फ नाम के अलावा और कुछ नहीं बता पाते हैं स्कूल में, जबकि मैं पढ़ाया सिर्फ जाना रोक रहा चाहिए। हूँ, गांधी स्मृति में उनका नाम भी नहीं है, नाथूराम गोडसे का नाम भी नहीं है। अब आप सोचिए कि वहाँ पे जाने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता चलेगा कि किसने हत्या किया। एक तो ये कारण है, और दूसरा कारण जो है वो ये है कि संघ, राष्ट्रीय आरएसएस, स्वयंसेवक संघ, जी, जिसका एक सदस्य था गोडसे, जब उसने गांधी की हत्या की, वो लगातार गांधी की हत्या के बाद मिथक एक के बाद एक बनाता चला गया और जनरली उन मिथकों को, उनमें से कई मिथकों को इनफैक्ट लोगों ने मान लिया, ठीक से उसका खंडन भी नहीं किया गया। मसलन आप अगर देखें कि, और ये कारण है कि क्यों हम इस रिसर्च के तरफ आगे बढ़े, गोडसे के लाइफ हिस्ट्री को जानने की तरफ, हम जो भी अभी तक जान रहे थे वो आधारित था गोडसे ने कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया, ट्रायल कोर्ट में। अब आप उस स्टेटमेंट को अगर कंपेयर करें जजमेंट के साथ, तो आप पाएंगे कि जज ने उन सारे क्लेम्स को जो गोडसे ने किया उस स्टेटमेंट के अंदर, उसको खारिज कर दिया, बिल्कुल ही खारिज कर दिया। लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टेटमेंट इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स के रूप में ट्रीट किया जाता रहा। जब और जो भी काम किया गया, उसने कहा था उसमें कि हमने आरएसएस छोड़ दिया था, हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया, और इस बात को संघ ने काफ़ी प्रचारित किया, आरएसएस ने काफ़ी प्रचारित किया, और लोगों ने, जो नॉन आरएसएस राइटर्स हैं, जो ऑब्जेक्टिव रिसर्चर्स हैं, राइटर्स हैं, उन लोगों ने भी इसी तर्ज पे बात करना शुरू कर दिया, लिखना शुरू कर दिया। ऐसे बहुत सारे मिथक थे। जब हमें वैसे दस्तावेज हमारे हाथ आए अपने रिसर्च के दौरान, जिसमें मुझे दिख रहा था कि गोडसे ने कोर्ट में जो स्टेटमेंट दिया था उससे बिल्कुल अलग कहानी बतला रहा है, और ये कहानी जजमेंट जो कोर्ट का था उस जजमेंट के बिल्कुल अनुरूप था। तब मुझे लगा कि ये इस किताब पे काम करना ज़रूरी है। तब तक हम बेसिकली कैरवन के एक प्रोफाइल के लिए हम गोडसे के ऊपर एक प्रोफाइल लिखने के लिए रिसर्च कर रहे थे, लेकिन इन सब आर्काइवल रिकॉर्ड्स के मिलने के बाद मुझे लगा कि नहीं, ये ज़रूरी है बतलाना कि सच्चाई क्या है। जी हाँ, तो आप ये कह रहे थे कि आप कैरवन के लिए एक प्रोफाइल लिख रहे थे गोडसे की, लेकिन उस प्रोफाइल लिखने के दौरान आप जो शोध कर रहे थे, उस शोध में आपने ये पाया कि नाथूराम गोडसे ने जो अदालत में बयान दिया है, वह बयान पूरी तरह से खारिज कर दिया गया अदालत के द्वारा। जी, इसका मतलब वह बयान फिर प्रामाणिक नहीं रह गया और उसको स्रोत के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन बाद के इतिहासकारों ने उसे स्रोत के रूप में मानना जारी रखा, जिस पर आपका एतराज़ है, क्योंकि अभी भी वह सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। जो नाथूराम गोडसे का वह कोर्ट का बयान है, वह किताब की दुकानों पर बिकता है और लोग उसको ख़रीदते हैं, और अब उसके नए संस्करण हुए हैं, ज़्यादा आकर्षक ढंग से लोग ख़रीद रहे हैं। तो आप दो बातें इसमें कह रहे हैं, एक कि नाथूराम गोडसे का वह बयान विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कोर्ट ने उसको खारिज किया, अदालत ने उसको खारिज किया है। तो अदालत ने जिस आधार पर खारिज किया है उसे भी हमें खाते में लेना चाहिए। जी बिल्कुल। नंबर एक। नंबर दो कि आपने बोलते हुए शुरू में ही कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य
हत्या करते वक्त भी। जी। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने उसके बाद से ही यह कहना शुरू कर दिया था कि वह हमारा सदस्य नहीं है, सदस्य नहीं रहा, और उससे हमारा नाता टूट गया था। तो ये दो बातें हैं। जी। तो आप ये किस आधार पे कह रहे हैं? हालांकि आपने इस किताब में लिखा है और मैंने इसको पढ़ा है, लेकिन हमारे श्रोताओं को आप ये बतलाएं कि नाथूराम गोडसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आखिर तक जुड़ा था। इसके लिए आपके पास, आपने शोध के दौरान क्या पाया कि आप यह बात कह रहे हैं? देखिए, मेरे शोध से पहले भी गोपाल गोडसे, जो नाथूराम गोडसे के भाई थे, वो भी उस गांधी मर्डर केस में उनको भी सज़ा मिला था, आजीवन कारावास का सज़ा मिला था। और वो जब छूट के आए तो उसके बाद उन्होंने किताब भी लिखा, गांधी मर्डर एंड आफ्टर, इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन है, ओरिजिनली मराठी में लिखा था उन्होंने। हाँ, मेरे ख्याल से 66-67 के आसपास वो किताब आई थी। लेकिन उसके बाद भी वो लगातार बोलते रहे इस बात को कि हम चारों भाई, नाथूराम गोडसे 4 भाई थे, चारों भाई संघ के सदस्य थे। संघ हमारे लिए घर के बाद दूसरा घर था, अपने घर के बाद। लेकिन उनकी बात को किसी ने नहीं माना। अब सवाल ये उठता है कि ये किसने कहा कि गोडसे ने छोड़ दिया था आरएसएस? सबसे पहले गोडसे ने कहा कोर्ट में, उसी स्टेटमेंट के दौरान, कि उन्होंने साल नहीं लिखा अपने स्टेटमेंट में। गोडसे ने साल का जिक्र नहीं किया कब। उसने कहा कि हमने आरएसएस छोड़ दिया और हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया। मैं सिर्फ पढ़ दे रहा हूँ उस हिस्से को जो आपकी किताब में, ताकि आप उसके बाद बात कर सकें। उसने अभियोजन के इस आरोप को नकार दिया कि वह सावरकर के दिशा निर्देश में काम कर रहा था। पहला यह है, और इस पर हम लोग बाद में आएंगे। अपने जीवन के बीते दिनों का ब्यौरा देते हुए गोडसे ने दावा किया कि गांधी को मारने से काफ़ी पहले वह आरएसएस से अलग हो गया था। उसका यह दावा जांचकर्ताओं को जो उसने कहा था उसके उलट था, और इस पर आगे आप बात करेंगे। यह जो जांचकर्ताओं को उसने कहा था, और जो आपके शोध का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसके उलट था, और उन दस्तावेज़ों के ब्यौरे के भी उलट था जिन्हें आरएसएस के नागपुर मुख्यालय से जब्त किया गया। जी। वर्षों के बाद यह देखने पर कि आरएसएस ने बड़ी बेशर्मी से गोडसे का साथ छोड़ दिया, गोपाल गोडसे ने इसके बारे में बोलने का फैसला किया। गोपाल ने कहा, उसने यानी गोडसे ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि गोलवलकर और आरएसएस को गांधी की हत्या के बाद काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, पर उसने आरएसएस नहीं छोड़ा। बिल्कुल। तो अब आप देखिए कि जब गांधी की हत्या होती है तो उसके तुरंत बाद आरएसएस का एक स्टेटमेंट आता है। उस स्टेटमेंट में कहा जाता है कि गोडसे कभी भी आरएसएस का सदस्य नहीं था। ठीक है, कभी भी। और जब ट्रायल कोर्ट में गोडसे ने अपना स्टेटमेंट दे दिया तो फिर उनको अपना पोजीशन बदलना पड़ता है। अब पोजीशन बदल नहीं सकते थे। पोजीशन जो प्रो आरएसएस राइटर्स थे उन लोगों ने बदलना शुरू किया, और लिखना शुरू किया कि भाई गोडसे पहले थे, बाद में छोड़ दिया था उन्होंने। उसके बारे में हम अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि अपने ट्रायल कोर्ट के स्टेटमेंट में गोडसे ने कहा कि उसने आरएसएस छोड़ दिया और हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया। ठीक है, हिंदू महासभा बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने आरएसएस छोड़ दिया और फिर हिंदू महासभा में शामिल हुआ। उसने कहा कि आरएसएस हम चाहते थे पॉलिटिक्स करे, पॉलिटिक्स नहीं कर रहा था, तो इसलिए हमने आरएसएस छोड़ दिया और हिंदू महासभा ज्वाइन कर लिया, जो पॉलिटिकल पार्टी था। अब आप देखिए कि जो पहला एविडेंस मिलता है, जहाँ क्लियर कट एविडेंस, जहाँ पे गोडसे हिंदू महासभा का एक इम्पॉर्टेंट लीडर के रूप में इमर्ज करता है, वो है अगस्त 1938।
का एक चिट्ठी जो वो लिख रहा है सावरकर को, और उसके तुरंत बाद निज़ाम के खिलाफ हिंदू महासभा और आर्य समाज का एक एजिटेशन चल रहा है, जिसमें हिंदू महासभा के दस्ते जा रहे थे हैदराबाद कोर्ट अरेस्ट करने के लिए। उसमें पहला जत्था को लीड करने वाला व्यक्ति नाथूराम गोडसे था। ये 1938 की बात है, जिसमें उसको जेल हुआ और लगभग 7-8-9 महीने तक वो जेल में रहा। लेकिन जो दस्तावेज सीज किए गए गांधी मर्डर के बाद आरएसएस के हेडक्वार्टर से, आप देखिए कि दिसंबर 1939 में पुणे में एक मीटिंग के मिनट्स मौजूद हैं, जिसमें आरएसएस एक इम्पॉर्टेंट मेंबर के रूप में वहाँ पे वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ द मीटिंग, हाँ ओरिजिनल मेंबर्स का मीटिंग था वो। 1940 में दूसरा मीटिंग का मिनट्स मौजूद है, जिसमें गोडसे को एक ऑर्गेनाइजर के रूप में पेश किया जा रहा है। और जो लिस्ट है उस मीटिंग में जो लोगों ने पार्टिसिपेट किया उसमें आप पाएंगे कि गोडसे का नाम बिल्कुल ऊपर है, ऊपर के 5-7 लोगों के अंदर है उसका नाम। बाद में भी आप देखेंगे कि ये सिलसिला चलता रहा। 1942 में मसलन जब हिंदू राष्ट्र दल बना, जो एक जॉइंट वेंचर था हिंदू महासभा का और आरएसएस का, जिसका पेट्रन था सावरकर और जो स्टेट प्रेसिडेंट था वो काशीनाथ भास्कर लिमय। काशीनाथ भास्कर लिमय महाराष्ट्र के संघ चालक थे और गोडसे के फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड आप बोल सकते हैं। एक तरह से उन्होंने ही लाया, मेंटोर कह सकते हैं। उन्होंने ही लाया गोडसे को आरएसएस में। तो उसमें पेट्रन, हिंदू राष्ट्र दल में पेट्रन है सावरकर, स्टेट प्रेसिडेंट हैं काशीनाथ भास्कर लिमय, और गोडसे और एनडी आप्टे जो उस समय हिंदू महासभा का मेंबर था, और ये दोनों उसके चीफ ऑर्गेनाइजर्स हैं। फिर ये सिलसिला चलता रहा। इवन बाद में भी 1947 में आप देखेंगे कि जब ये अखबार शुरू किया 1944 में, तो अखबार में बहुत सारे कम्युनल कंटेंट्स भरे होते थे, तो उस पर फाइन लग रहा था बार बार। तो उस सिलसिले में गोडसे एडिटर होने के कारण मोरारजी देसाई, जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर थे उस समय में, उनके पास बार बार जाता था मिलने के लिए गोडसे। और मोरारजी देसाई अपने मेमोयर में लिख रहे हैं कि गोडसे एक आरएसएस का मेंबर है। बहुत सारे ऐसे एविडेंसेस मिलेंगे। ट्रायल के दौरान जो दत्तात्रेय परचुरे, जो ग्वालियर के रहने वाले थे और जिन पर इल्ज़ाम लगा था कि इन्होंने पिस्टल अवेलेबल कराने में मदद किया, उनका जो लॉयर था इनामदार, वो अपने मेमोयर में लिख रहा है, ट्रायल के ऊपर जो उसके रेमिनिसेंसेस हैं उसमें लिख रहा है कि शुरू में हम गोडसे के बारे में कुछ नहीं जानते थे, सिर्फ इतना जानते थे जो हमें परचुरे ने कहा था कि एक हार्डकोर आरएसएस मेंबर है। हाँ, जब वो फांसी पे चढ़ने जाता है, तो फांसी पे चढ़ने जब जाता है तो क्या करता है, बेसिकली गीता के कुछ पंक्तियों को, वो और आप्टे गीता के कुछ पंक्तियों का उच्चारण को पढ़ता है, और जो आरएसएस का प्रेयर था, बाय द वे ये प्रेयर अभी भी है, ये प्रेयर 1939 में अडॉप्ट किया गया था। हाँ, और गोडसे के अपने स्टेटमेंट के हिसाब से और प्रो आरएसएस राइटर्स के हिसाब से तब तक वो अलग उससे हो पहले चुका छोड़ चुका था। उसकी पहली 4 पंक्तियां को भी वो गाता है, नमस्ते सदा। हाँ, और फिर वो चढ़ता है फांसी पे। एविडेंसेस साफ है। गोडसे खुद अपने जो पुलिस स्टेटमेंट है उसका, मैं उसके बारे में चाहूँगा कि आप बताएं, क्योंकि जैसा इसमें लिखा है कि पुलिस के सामने जो उसने बयान दिया, बिल्कुल उससे अदालत का उसका बयान उलट है। हाँ, और ये इंटरेस्टिंग है कि पुलिस का और दूसरी बात ये भी जो मैं
श्रोताओं को बताना चाहता हूँ और उस पर आपसे आगे चाहूँगा कि आप बात करें कि इस किताब में जिस एक शोध का बहुत महत्व है वह है उस दस्तावेज़ का जो मराठी में था और जिसको आपने हासिल किया और जिससे आपके इस दावे की पुष्टि होती है कि वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सदस्य था। जी, तो देखिए कोर्ट में पुलिस का स्टेटमेंट तो को नहीं माना जाता है, एडमिसिबल नहीं होता। एडमिसिबल नहीं होता है। तो लेकिन अगर आप उसके कंटेंट्स को देखें तो आप पाएंगे कि जो जजमेंट था कोर्ट का, उस जजमेंट के बिल्कुल अनुरूप है पुलिस स्टेटमेंट गोडसे का कोर्ट में दिए गए स्टेटमेंट की तुलना में। यानी जो फैसला है वो तकरीबन वही है जो पुलिस के सामने बयान दिया गोडसे। हाँ, और जो एविडेंसेस हैं, इंक्लूडिंग वो एविडेंसेस जो आरएसएस के हेडक्वार्टर से सीज किए गए, वो सारे एविडेंस भी पुलिस के सामने जो स्टेटमेंट दिया था इसने उसको कोरबोरेट कर रहे हैं, ना कि कोर्ट के सामने दिए गए स्टेटमेंट को। हाँ, तो और ये इंटरेस्टिंग है कि ये जो पुलिस वाला स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट होता क्या था कि सारा इन्वेस्टिगेशन तो मेन इन्वेस्टिगेशन बॉम्बे में हो रहा था और मराठी में हो रहा था, इंटरोगेशन वगैरह भी, और क्योंकि ट्रायल दिल्ली में होना था तो इसलिए सारे चीज़ों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके और उसको दिल्ली भेजा जा रहा था। बाद में एक सर्टेन पीरियड के बाद उन डॉक्यूमेंट्स को आप आर्काइव में शिफ्ट करते हैं, यही किया जाता है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के द्वारा। जब हम ढूंढ रहे थे ये स्टेटमेंट, पुलिस स्टेटमेंट नेशनल आर्काइव में, तो मुझे बाकी सारे एक्यूज्ड का अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है वो मुझे मिल गया, लेकिन गोडसे का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो सिर्फ एक पेज है, बाकी गायब है। बाकी सारा इंग्लिश ट्रांसलेशन का बाकी सारे पेज गायब है। और उसके बावजूद भी होता क्या है कि जब कोई फाइल जाता है आर्काइव में तो आर्काइव अपना पेजिनेशन करता है, अपना पेज नंबरिंग करता है तो उस फाइल, हाँ उसका। और जो एक इसके बावजूद कि सारे पेजेस को गायब कर दिया गया था नाथूराम गोडसे के स्टेटमेंट के अंग्रेजी ट्रांसलेशन के पहले पेज को छोड़ के, पेज नंबर जो है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा, मतलब जो उसके बाद का पेज है वो जैसे पेज नंबर 1 है, हाँ, और फिर पेज नंबर 19 है, तो आपको पता चल गया कि हाँ एग्जैक्टली। आप ये मान लीजिए कि अगर 1 से 20 तक गोडसे का गोपाल गोडसे का स्टेटमेंट है मान लीजिए, और 21 से आगे नाथूराम गोडसे का स्टेटमेंट होना है, उसके बाद 40 तक जाता है, हाँ मान लीजिए, और उसके बाद हो सकता है कि परचुरे का स्टेटमेंट है, तो 1 से 21 तक चल रहा है। 21वां पहला पेज है नाथूराम गोडसे का, लेकिन 22वां पेज नंबर जो है वो परचुरे का, वहाँ से स्टेटमेंट शुरू हो जाता है। अच्छा, उसकी एंट्री ही ऐसी हुई है। एंट्री ऐसी हुई है, यानी कि शिफ्ट करते समय ये प्रॉब्लम हुआ है। ओह, हाँ, तो यानी कोई इरादतन नहीं हुआ होगा, या नहीं हो सकता है कि इरादतन हुआ हो। हाँ, लेकिन जिसने भी किया वो एक गलती कर गया, और गलती ये था कि जो मराठी जो ओरिजिनल बयान था उसका पेंसिल से लिखा हुआ है वो बयान। हाँ, और उसमें नगरवाला का सिग्नेचर, जेडी नगरवाला जो इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहे थे, हाँ, वो मौजूद था। वो रहने दिया, वो मतलब रह गया वो था। जो शायद हटाने वाले को मराठी नहीं आता होगा तो वो अंग्रेजी आता। हमारे ये तो हम मजाक में अनुमान कर रहे हैं, अनुमान लगा, मेरे पास कोई आधार नहीं है इन सब बातों को करने का। लेकिन तो वो जो मराठी का स्टेटमेंट था वो मेरे लिए एक्चुअली जब उसको हमने ट्रांसलेट करवाया तो बहुत सारे क्लूज़ मिले, और फिर हमारे लिए इन्वेस्टिगेशन के कई रास्ते उसने खोल दिए, बहुत सारे लीड्स दिए जिनको हमने फॉलो करना शुरू किया, और तब जाके ये सब चीज़ें हमारे सामने आती हैं।
जैसे अगर हम 3 लीड्स के बारे में बात करें जो आपको उस मराठी के बयान से मिली। सबसे पहला कि गोडसे जब जब जो मैंने कहा कि निज़ाम के खिलाफ जो हिंदू महासभा का एजिटेशन था, उसमें से वापस आने के बाद कुछ दिन तक वो अपने आप को विथड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसकी आर्थिक हालत ख़राब हो गई थी और वो कुछ समय तक थोड़ा सा अपने काम में वो उसका टेलरिंग का दुकान था पुणे में जो वो चला रहा था, तो उसमें ज़्यादा व्यस्त हो जाता है। लेकिन उसमें लिखता है कि उसके बाद जब फिर से एक्टिव हुआ तो वो बतला रहा है कि कैसे वो आरएसएस में भी एक्टिव हुआ और हिंदू महासभा में भी एक्टिव हुआ ना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। हिंदू महासभा ज्वाइन करने के बाद वो ये बोल रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि काशीनाथ भास्कर लिमये का नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पूरे स्टेटमेंट में जो ट्रायल कोर्ट के दौरान दिया गया या इस पूरे डिस्कोर्स में अभी तक गोडसे से जुड़ा हुआ जितना भी डिस्कोर्स था उसमें काशीनाथ भास्कर लिमये का नाम नहीं आ रहा था कहीं भी। हाँ। अब काशीनाथ भास्कर लिमये को बतला रहा है कि कैसे काशीनाथ भास्कर लिमये ने उसको आरएसएस में लाया, कैसे वो हिंदू राष्ट्र दल जब बना तो उसके वो स्टेट प्रेसिडेंट हैं। हाँ, और कैसे हमने जब उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट किया तो बीएस मुंजे के जो प्राइवेट पेपर्स हैं उसमें मुझे एक पैम्पलेट मिला जिसको गोडसे और आप्टे ने साइन किया था, उन लोगों ने जारी किया था। 1943 में जो सेकेंड एनुअल कैंप हुआ हिंदू राष्ट्र दल का, उसके लिए, जिसमें बोला गया था, स्वयंसेवकों को इनवाइट किया गया था और बोला गया था कि आप लोग आइए और इसमें बाकी लोगों के अलावा, बाकी फैसिलिटीज़ के अलावा काशीनाथ भास्कर लिमये मौजूद रहेंगे और उनके विचार को जानने का भी आपको मौका मिलेगा। हाँ, तो ये एक बहुत ही बड़ा रिवलेशन था, बहुत बड़ा लीड था मेरे लिए, जिसको हमने आगे इन्वेस्टिगेट किया फिर। और एक तो बहुत ही अहम है कि किस साल उसने आरएसएस ज्वाइन किया, और वो था 1934, जो स्टेटमेंट में आपको मिलता है और जो कि बाकी सारे एविडेंसेस भी उसको सपोर्ट करते हैं। हाँ, ये यहाँ पे हम थोड़ा सा इससे विथड्रॉ करने का ज़रूरत है कि हो क्या रहा था उस समय में जब गांधी असैसिनेशन हो गया, तो क्यों ये कन्फ्यूज़न पैदा हुआ। पहला व्यक्ति जिसने ये बतलाया कि गोडसे ने आरएसएस कब ज्वाइन किया, गांधी असैसिनेशन की बात की हम बात कर रहे हैं, पहला बाहर का व्यक्ति, हाँ, जिसने ये बतलाया कि क्लेम किया कि गोडसे ने आरएसएस 1930 में ज्वाइन कर लिया था, 1932 में छोड़ दिया या 34 में छोड़ दिया, कुछ इस तरह से लिखा। वो था J.A. कुर्रान जूनियर। J.A. कुर्रान ने 1951 में बहुत सी रिसर्च करके, जिसको गोलवालकर ने भी एक्सेस दिया, आरएसएस के सारे लोगों ने बहुत एक्सेस दिया उसको, उसने एक किताब लिखा और पहली किताब है आरएसएस पे, एक कॉम्प्रिहेंसिव किताब पहली है। वो अमेरिकन था और उसमें ये लिखा गया ये बात। बहुत समय के बाद, अभी हमने कैरवन में एक पीस भी किया, बहुत समय के बाद हमें पता चला कि J.A. कुर्रान जो था वो CIA का मेन ऑपरेटिव था इंडिया में। और CIA वैसे सारे कंट्रीज़ में जो कि इंडिपेंडेंट जिनको मिल रहा था इंडिपेंडेंस, और जहाँ पे एक तरह से एक्सप्लोर किया जा रहा था CIA के द्वारा संभव कि कौन सी ताकतें हैं जिनको हम यूज़ करके एंटी सोवियत शिफ्ट दे सकते हैं उस कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को, के गवर्नमेंट को। तो कुर्रान जब इंटरैक्ट कर रहा था आरएसएस के साथ, तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो आरएसएस को ऐसे एक फोर्स के रूप में देख रहा था
क्योंकि ये साफ है कि ये CIA के उस व्यक्ति ने RSS को मदद की होगी। RSS डेस्परेट था ये बतलाने के लिए कि अपने ऊपर से स्टिग्मा को हटाने के पीछे छुड़वाना चाहते थे। पीछे छुड़ाना चाहता था। और ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि गांधी की हत्या के कुछ समय पहले गोलवलकर ने ही तकरीबन धमकी दी थी। धमकी नहीं, एक तरह से फतवा जारी कर दिया था। अगर हम सच रूप में उसका अर्थ अगर हम समझने की कोशिश करें तो 8 दिसंबर 1947 दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में इनफैक्ट एक संघ के लोगों का मीटिंग था, क्लोज डोर मीटिंग था, जिसमें दिल्ली पुलिस का एक जासूस, दिल्ली पुलिस CID का, और ये दिल्ली पुलिस रिकॉर्ड्स जो हैं उनमें काफ़ी डिटेल में ये सब बातें अवेलेबल है, वो मौजूद था। और वो लिख रहा है कि कैसे गोलवलकर ने बोला कि ये जो गांधी जी मुसलमानों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं देश में, ये गलत कर रहे हैं। हम किसी हिंदू को क्षति नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हमें पता है कि हम कैसे चुप करा सकते हैं। एक रफ ट्रांसलेशन मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि वो रिकॉर्ड अंग्रेजी में लिखा हुआ है, दिल्ली पुलिस का जो वो रिपोर्ट जो था CID का वो ना। जब आप ये बोल रहे हैं तो बेसिकली आप एक फतवा जारी कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाकी लोगों को ये बतला रहे हैं कि ये एक हर्डल है गांधी, बिल्कुल, और इसको रिमूव करो। इसका अर्थ सीधा सीधा यही हुआ। हाँ ना, अब आप देखिए कि आगे ये हम थोड़ा सा इससे अलग हट गए क्योंकि इसका जिक्र हुआ इसलिए, हाँ, कि गोडसे जब गांधी की हत्या कर रहा है तो क्यों कर रहा है, क्या सोच के कर रहा है? अगर आप पूरे रिकॉर्ड्स को उठा के देखेंगे तो साफ दिखेगा कि वो हर्डल को रिमूव कर रहा है। वो एक हिंदू राष्ट्र के रास्ते में जो हर्डल है उसको रिमूव कर रहा है। जो दो आइडियाज़ थे जिनका क्लैश हो रहा था, एक हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता था इंडिया को, एक सेकुलर डेमोक्रेसी बना रहा था इंडिया को, उस क्लैश को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। जब हर्डल को हटाने की कोशिश किया इसने, गोडसे ने। हर्डल ग्रुप में प्रोजेक्ट किन लोगों ने किया? उनको कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया, यानी RSS ने। बिल्कुल, उनको कभी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। और सही मायने में तो सच्चाई तो ये है कि जो कॉन्स्पिरेसी एंगल है गांधी मर्डर का, उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया उस समय में। वो एक बहुत बड़ी गलती थी। जब किया गया तब बहुत देर हो चुका था। कपूर कमीशन बहुत बाद में बनता है, मिड 60s में बनता है, और जब तक वो रिपोर्ट देता है तब तक कई किरदार जो हैं वो गुजर चुके हैं और बहुत देर हो चुका है। जी, लेकिन हम इस बात पर लौट आएँ और इसको पूरा कर लें कि गोडसे और RSS का एक रिश्ता था, यह स्थापित हो चुका है। गोडसे और RSS का रिश्ता था, और यह बात RSS के बाद के काम करने के तरीके से भी साबित होती है कि राम जन्मभूमि आंदोलन जब चला और उसके बाद जब लोगों की गिरफ्तारियां या आरोप लगने लगे, तो RSS बिल्कुल ये कह सकता था कि मैं किसी भी तरह इसमें शामिल नहीं हूँ, है ना। मतलब अगर लाल कृष्ण, अच्छा, मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूँ, हाँ, कि लाल कृष्ण आडवाणी पर अगर आरोप लगा तो संघ ये कह सकता था कि मैं नहीं शामिल हूँ, है ना। और आडवाणी एक स्वयंसेवक के तौर पे उस समय काम नहीं कर रहे थे, जबकि आडवाणी स्वयंसेवक हैं भी और राजनेता भी हैं, भारतीय जनता पार्टी में भी हैं। फिर अगर कोई विश्व हिंदू परिषद में है तो विश्व हिंदू परिषद किसका संगठन है, किसने उसको बनाया, कैसे बना, तो RSS ये कह सकता है कि नहीं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। या बजरंग दल अगर कुछ कर रहा है तो RSS फिर कह सकता है, या ABVP अगर कर रहा है तो RSS कह सकता है कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक तो वो पूरी कार्य पद्धति है जिसमें आप सैकड़ों संगठनों को खड़ा करते हैं और फिर एक फ्रेम देते हैं और अपने आप को किसी भी जिम्मेवारी से बचा लेते हैं। तो एक ब्रॉडली ये तरीका है, लेकिन यहाँ एक बहुत ही ठोस तरीके से हम बात करें कि
आप ये कह रहे हैं अपनी किताब में कि ये जो तीनों हैं, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विनायक दामोदर सावरकर, अगर हम व्यक्ति की बात करें, तो ये सब लगभग इस तरह से काम कर रहे हैं जो गुथा हुआ है जी। मतलब इंटरसेक्ट करता है कई जगह और घुला मिला हुआ है। सावरकर खुद उनके कैंप्स को एड्रेस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता है कि वे सब स्पष्ट रूप से अलग अलग एंटिटीज़ हैं। बिल्कुल, यहाँ तक कि गांधी मर्डर के बाद जब बैन लिफ्ट हो गया उसके बाद भी, हाँ, 1949 में बैन लिफ्ट हुआ था आरएसएस के ऊपर से, उसके बाद भी अपेरेंटली कुछ चीज़ें जो पहले के प्रैक्टिसेस थे, जहाँ की ड्यूअल मेंबरशिप बहुत कॉमन था। बल्कि 1947 में जब बॉम्बे पुलिस को बोला गया सर्वे करने के लिए और लिस्ट बनाने के लिए आरएसएस और हिंदू महासभा के मेंबर्स का, तो वो अपने साफ साफ बोल रहा है अपने रिपोर्ट में कि ये बहुत ज़्यादा ओवरलैप है, हाँ, बहुत ही ज़्यादा ओवरलैप। तो जब 1949 में बैन लिफ्ट होने के बाद भी जब कुरान जब यहाँ पे फील्ड वर्क कर रहे थे, फील्ड रिसर्च कर रहे थे अपने बुक के लिए, तो वो भी लिख रहे हैं अपने किताब में कि गोलवाल्कर बोल रहा है संघ के लोगों को कि हिंदू महासभा से दूरी बनाओ, उसका मेंबरशिप मत लो। हाँ, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग मेंबर हैं। हाँ, तो बदलने में समय लग रहा है इन लोगों को। तो जो भी बदलाव हुआ है वो गांधी मर्डर के बाद हुआ है। गांधी मर्डर के पहले का जो मसला था वो ये था कि संघ, आरएसएस और हिंदू महासभा, बल्कि आरएसएस को अगर हम देखें तो उसकी उत्पत्ति हिंदू महासभा के फ्रिंज ऑर्गेनाइजेशन के रूप में होता है, ठीक है, और उसी रूप में वो काम करता रहा है। हाँ, सावरकर, आप देखिए ना पूरा जो सिलसिलेवार ढंग से सावरकर हिंदुत्व जो उनका किताब है 1923 में जेल में लिखते हैं, उसके बाद तुरंत ही उनको अगले साल रिहा कर दिया जाता है 1924 के बिगनिंग में, जनवरी में। और 1924 के अंत में सावरकर के बड़े भाई बाबा राव, गणेश दामोदर सावरकर, नागपुर जाते हैं और वहाँ पे मीटिंग्स लेने लगते हैं वहाँ के जो हिंदू लड़के हैं उन लोगों का, जिसमें वो यही गांधी के किसी कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं कि गांधी मुस्लिम्स के हाथ में सत्ता देना चाहता है, दिलवाना चाहता है देश का, उसके खिलाफ हमको बनाना है। और ये सब जो बाबा राव का बायोग्राफर है, एक बायोग्राफी आया था 1947 में, उसमें ये सब दर्ज है। हाँ, ये सब बातें। और फिर इस तरह उसी में हेडगेवार भी आया करते थे उस मीटिंग में, और फिर धीरे धीरे हेडगेवार की जिम्मे दिया जाता है ये सब चीज़, और धीरे धीरे वो बनता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि सारे लोग जो हिंदू महासभा के जितने भी इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे, वो सारे आरएसएस के जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स थे वो हिंदू महासभा के मेंबर थे, हेडगेवार थे। हाँ, और जब हेडगेवार 1930 में उन्होंने आरएसएस को बाहर रखा सिविल डिसोबीडियंस से, लेकिन खुद प्रेशर में आ गए थे तो पार्टिसिपेट करना पड़ा, तो उन्होंने अपने पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया। और जिसको बनाया सरसंघ चालक उस कुछ महीने के लिए, वो थे अगेन हिंदू महासभा के लीडर थे, हाँ, जो कि उस समय बनते हैं कुछ समय के लिए। बाद में जब गोलवाल्कर भी आते हैं तो आप देखेंगे कि गोलवाल्कर सर कारवां बनने के बाद 1939 में कलकत्ता में हिंदू महासभा का अधिवेशन है, जहाँ पे वो हिंदू महासभा के सेक्रेटरी के लिए इलेक्शन लड़ते हैं, जो हार जाते हैं ऑफ कोर्स, और फिर उनको सरसंघ चालक बना दिया जाता है 1940 में हेडगेवार के डेथ के बाद। तो ये सिलसिला आपको पूरा दिखेगा। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट मसला है वो ये है कि हमने क्यों इस किताब का जिक्र किया बाबा राव सावरकर के बायोग्राफी का। गांधी असैसिनेशन से पहले के जितने भी पब्लिश्ड या अनपब्लिश्ड दस्तावेज हैं, किताब, रिकॉर्ड्स, ये सभी आपको इन दोनों के मिले जुले होने का कहानी बतलाएंगे। गांधी हत्या के बाद के जितने राइटिंग्स हैं इस पीरियड के बारे में, गांधी असैसिनेशन से पहले के पीरियड के बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में, वो आपको एकदम उल्टा कहानी बतलाएंगे।
बोलेंगे कि ये दोनों अलग हो गए थे, इन दोनों में आपस में बिल्कुल नहीं बनता था। यहाँ तक कि सावरकर ने तो जब प्रेसिडेंट वो बने इसके हिंदू महासभा के 1937 के दिसंबर में, तो उसके बाद वो उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला आरएसएस के बारे में, क्योंकि वो लोग बिल्कुल साथ में नहीं जा रहे थे। ये सब बातें बाद में लिखी गई, गांधी हत्या के बाद में लिखी गई। गांधी हत्या के बाद में एक भी रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा इस तरह का, ना ही आपको ऐसा कोई भी रिकॉर्ड मिलेगा जिसमें आरएसएस ने, मतलब गोडसे ने आरएसएस छोड़ दिया था, इसको बतला रहा हो, या फिर ऐसा रिकॉर्ड जिसमें आरएसएस ने गोडसे को अपने ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया था, ये बतला रहा हो। और आरएसएस ये भी कह सकता है अपने पक्ष में कि उसका ज़्यादातर कारोबार लिखित नहीं होता है, लेकिन मिनट्स तो थे, और उन मिनट्स में नाम है। जो मीटिंग्स हुए, जिसको सीज किया, और जो आज आर्काइव का रिकॉर्ड है, हाँ, उन मिनट्स में तो नाम थे। इसका मतलब है कि अगर मिनट्स में नाम है तो इसका मतलब है कि ये कोई आम स्वयंसेवक नहीं था, एक इंपॉर्टेंट स्वयंसेवक था। बिल्कुल। और मुझको नागार्जुन की एक कविता याद आती है जिसमें वे कहते हैं यही नाथूराम गोडसे और आरएसएस के रिश्ते के बारे में, और आरएसएस की इस कोशिश के बारे में कि वह शामिल नहीं है। तो वो कहते हैं कि ये जो यातुधान है ना, काल नेमी है, उसको काल नेमी कहते हैं और यातुधान कहते हैं कि ये 13 दिनों तक काली टोपी जला जलाकर ये जो शोक मना रहा है छिपाने के लिए कि हम इससे जुड़े हुए हैं। ये 1948 में सोचिए, नागार्जुन ये कविता लिख रहे हैं, है ना। तो नागार्जुन तो कवि हैं, लेकिन ये कविता मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगी कि वो कहते हैं कि ये 13 दिनों तक जो शोक मना रहा है अपना पिंड दाग मिटाने के लिए, इससे मिटेगा नहीं ये। और वो कहते हैं काली टोपी जला जला कर। एक्चुअली सच्चाई यही है कि उस समय में सबको पता था ये बात, लेकिन ये जो समय का दूरी है, इसने इनको मौका दे दिया प्रो आरएसएस राइटर्स को कि ये जो गैप है इसको अपने झूठ से भर दें। लेकिन एक बात और भी है जो मैं समझना चाहता हूँ नीतीश, आप भी किताब पढ़ने के दौरान आपका ध्यान गया होगा और उसके पहले भी जब इस पूरे मसले पर, कि शायद हमारे देश में जो राजसत्ता में उस वक्त लोग थे, अगर हम एक आध को छोड़ दें, यानी जवाहरलाल नेहरू को छोड़ दें, तो उनमें से कईयों की सहानुभूति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ शायद थी, और वे एक छोटा सा मौका मिलते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जिम्मेदारी से बरी भी कर देना चाहते। क्या ऐसा आपको लगा? और हाँ, मतलब मुझे लगता है कि उसकी जो, क्योंकि जब ग्राउंड लेवल से लेकर आप जांच शुरू करते हैं और आप देखते हैं कि कैसे पूरा का, जैसे इसको फ्रेम बाय फ्रेम अगर बदलता हुआ देखेंगे, जब ये हत्या होती है उसके बाद जो पुलिस का जो बयान है, फिर वो वहाँ से जब वो दिल्ली आता है, और फिर आप देखते हैं कि वो जो बयान है जो गोडसे का, वो गोडसे का कोई, जैसे कोई स्पीच किसी वकील ने वो उसको पूरा मजमून लिखा हुआ है, उसका नहीं, सही बात, क्योंकि वो ना तो उसकी भाषा से ना उसकी वाक संरचना से मैच करता है, और फिर वो तो वो पूरा बदलता चला जा रहा है, और वो बहुत तेज़ी से अपने जो क्या बोलते हैं निशान हैं वो मिटाते चल रहे हैं। और उनका जो उद्देश्य था दोनों ही, गांधी को मारने का भी और गोडसे को बतौर एक यूज़फुल इडियट की तरह इस्तेमाल करने का, तो वो उन्होंने दोनों काम उनके हो गए थे उससे। तो जैसे उसमें लिखते हैं कि कोर्ट में सावरकर भी आके बैठते हैं, पर वो उस तरफ देखते भी नहीं, वो उससे आखिरी बार मिल लेना चाहता है, वो बिल्कुल एक जिल्टेड लवर की तरह बिहेव कर रहा है नाथूराम गोडसे। उनके पास उनके लिए कोई मतलब मुरव्वत या दया करुणा जैसी कोई चीज़ नहीं। तो उन सब उस पर देखते हुए चलता है कि वो एक इस्तेमाल किया हुआ व्यक्ति है, और इसलिए किताब इस बात के अलावा कि वो आरएसएस का सदस्य था, जिसको लेकर लंबी बहस चलती रही है, पर उसको एक मनुष्य की तरह देख पाना, मतलब इस किताब की सबसे बड़ा जो हासिल है वो ये है कि उस गहरे शोध के जरिए धीरेन्द्र जो कर पाए कि वो एक उसके जीवन को एक मनुष्य की तरह देख पाना। उसके घर, उसके पिता की चिट्ठियाँ कि पैसा चाहिए, खर्चा नहीं चल रहा है, उसकी बहन क्या जो वहाँ से बहन के पास जाना, फिर उसके बाद दर्जी की दुकान सीखना, और मेरे ख्याल से दर्जी भी शायद वो कोई उसका जो ट्रेनर था वो शायद मेरे ख्याल से मुस्लिम था। तो वो एक पूरा बदलाव जो उसके जीवन का,
तो उस सब में और उसकी बार बार की जो पलट पलट की जो आकांक्षाएं हैं कि मैं कुछ बड़ा करता हुआ देख, मुझे याद रखा जाए कि मैं कुछ बड़ा करूं। तो दूसरी शायद बात यह कि उसको फिर वो मिटाया अभी भी जा रहा है, मतलब पिछले 75 साल हो गए हैं इस गांधी के हत्या के इस साल, और अभी तक वो मिट नहीं पा रहे हैं दाग पर जो है। हाँ, लेकिन एक बहुत दिलचस्प चीज़ इसमें यह है कि ये एक दोहरा बर्ताव है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वभाव है। वो ये कि आपके मन के भीतर कुछ है लेकिन आपकी ज़ुबान पर कुछ है। यानी अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ज़्यादातर सदस्यों से बातचीत की जाए, एक सर्वेक्षण कर लिया जाए, तो उनमें 99% गांधी विरोधी होंगे यदि वह ईमानदारी से बात कर रहे होंगे, और 99% से ज़्यादा गांधी की हत्या के समर्थक होंगे, और गोडसे के भी समर्थक होंगे और सावरकर के भी। लेकिन शाखा में गांधी प्रातः स्मरणीय हैं। जो प्रातः स्मरणीयों की सूची है उसमें गांधी को डाला गया है। तो यह दोहरापन संघ में है। और लेकिन आपने जो बात कही उससे अगर हम आगे बढ़ें और यहाँ आएँ, पर ये डबल स्पीक जो है तो ये तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग वही मैं प्रोसीजर कह का रहा हूँ हिस्सा है, कि शुरू से रहा है। शुरू से रहा है। और इनफैक्ट इस बात को नेहरू बार बार पॉइंट आउट कर रहे हैं। उसको पहले गांधी भी कर चुके हैं डबल स्पीक को। मतलब जब नेहरू सरदार पटेल के साथ आरएसएस के मसले पे, गोलवलकर, पर्टिकुलरली गोलवलकर के मसले पे जब भी चिट्ठी का आदान प्रदान हो रहा है, तो कई बार हमको दिख रहा है उन चिट्ठियों में कि नेहरू इस बात को अंडरलाइन कर रहे हैं। जहाँ एक तरफ पटेल समझाने की कोशिश कर रहे हैं नेहरू को कि हमने उनको समझा दिया है, वो उन्होंने मान लिया है, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। नेहरू जवाब में ये लिख रहे हैं कि देखिए, ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। हाँ, इसलिए जो बोल रहे हैं उसमें विश्वास मत कीजिए। तो ये ऐसी सच्चाई है जिसने भी ऑब्जर्व किया आरएसएस को, उसने पाया। हाँ, इसको ये लोग एक्चुअली बहुत छुपाने में माहिर भी नहीं हैं, या शायद चाहते भी नहीं हो, बहुत छुपाने की कोशिश भी नहीं करते हैं। चाहते हैं कि थोड़ा सा पता चल जाए। हाँ, क्योंकि आपको अपने कॉन्स्टिट्यूंसी को भी तो एड्रेस करना है। हाँ, उनको जताते रहें और साथ में इसको ऑफिशियल ना बनाएं। एग्जैक्टली, अगर सच में ये गांधीवादी बन जाए, कानून से बचे रहें। हाँ, अगर ये सच में गांधीवादी बन जाए, लेटर और स्पिरिट को हमेशा अलग अलग रखना चाहिए। बिल्कुल, तो इनका अपना कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, फिर वो क्या करेगा? अगर वो भी गांधी बन जाएगा, मान लीजिए, इनको देखा देखी, तो फिर ये क्या करेंगे? पूरा किला ढह जाएगा। हाँ, तो इसलिए उस दोहरेपन को बिल्कुल सही कहा आपने, उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। लेकिन निधीश अभी जो कह रहे थे, मैं उससे लौटता हूँ कि एक ख़तरा जो मैंने जब आपकी किताब पढ़ना शुरू की थी अंग्रेज़ी में, तो मुझे एक ख़तरा लगा था जो गोडसे पर काम करते हुए बहुत सारे लोगों के साथ है, कि कहीं आप गोडसे को ह्यूमनाइज तो नहीं कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगा था, लेकिन थोड़ी देर बाद उस भ्रम से मैं निकल गया, क्योंकि ये किताब जो काम बहुत अच्छे तरीके से करती है वो ये कि आखिरकार हर किसी में इसकी संभावना रहती है। कोई पैदाइशी गोडसे नहीं होता, गोडसे बनता है। और इसलिए अगर और ये दूसरी मुश्किल है जो साइको एनालिसिस करने वालों की मुश्किल है, कि वो जब साइको एनालाइज करना शुरू करते हैं तो वो जड़ आपके बचपन में, आपकी किसी घटना में, आपकी रिप्रेस सेक्सुअलिटी में, किसी और चीज़ में वे खोजने की कोशिश करते हैं, जो नाथूराम गोडसे के साथ की गई है कि उसका नाम नाथूराम गोडसे था और उसका कान छिदाया गया था और ये किया गया था, और लड़कियों की तरह कपड़े, जो ब्यौरे आपके इसमें भी हैं कि लड़कियों की तरह कपड़े, तो वो एक रिप्रेस सेक्सुअलिटी थी जिसको वो निकालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये किताब एक बात बतला रही है जिस पर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि और निधीश ने कहा कि वो चाहता था कि उसका नाम लोग याद रखें, और ये बहुत स्वाभाविक सी इच्छा है किसी भी नौजवान की। लेकिन गोडसे कई प्रभावों के संपर्क में आ रहा था। वो गांधी के प्रभाव में भी आया, ये भी आपने लिखा है, और फिर वह सावरकर, हिंदू महासभा, आरएसएस, इनके प्रभाव में भी आया। तो ये जो गोडसे बनने की यात्रा है,
यह उसकी रिप्रेस सेक्सुअलिटी में नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी के चुनाव में है। यानी वह गांधी का रास्ता चुनकर भी, या उस वक्त जब गोडसे बड़ा हो रहा था तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट आर्मी का रास्ता भी था। बिल्कुल। तो आप उस रास्ते भी अगर आप नामवर होना चाहते थे तो हो सकते थे, लेकिन रास्ता उसने ये चुना। गोडसे के परिवेश को देखें, न सिर्फ उसके बचपन के समय के परिवेश, बल्कि वो किस परिवेश में लगातार ग्रो कर रहा है, लगातार जिन लोगों के संपर्क में आ रहा है। गोडसे के कुछ बेसिक फीचर्स थे। गोडसे बहुत ही कॉन्फिडेंट व्यक्ति नहीं था, हमेशा इनसिक्योर रहता है, और वो चित्पावन ब्राह्मण है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है उसके लिए, जो कि जनरली उस समय में एक बहुत बड़े सेक्शन के अंदर, उस समय के आज भी, इस तरह के आइडेंटिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और चित्पावन यूँ भी उनकी नाक बहुत ऊंची हुआ करती, क्योंकि आप देखेंगे कि गोडसे जब तक वो पढ़ाई कर रहा है, गोडसे की शुरू की पढ़ाई बहुत सारे छोटे छोटे कस्बों में हुई, और बाद में वो हाई स्कूल में चला जाता है पुणे में, और मैट्रिक फेल कर जाता है। उसके बाद वो अपने पिताजी के पास वापस आ जाता है और फिर रत्नागिरी शिफ्ट हो जाता है, जहाँ वो गांधीयन लाइन पे, गांधीयन मूवमेंट के प्रति आकर्षित होता है। सिविल डिसोबीडियंस का प्रिपरेशन का समय है 1929, और गोडसे वहीं पे वो भाषण देना सीखता है। उन्हीं छोटे छोटे मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करता है, उसमें भाषण देना सीखता है। लेकिन उसी समय वो सावरकर के कांटेक्ट में भी आता है, और अट्रैक्शन का एक बड़ा कारण था ब्राह्मण आइडेंटिटी। दोनों चित्पावन ब्राह्मण थे। तो ये जो आइडेंटिटी था, पेशवा राज वापस लाना है। पेशवाई, पेशवा चित्पावन ब्राह्मण्स थे, जिनका इवन संघ भी, आरएसएस भी, जिनका झंडा, अपना झंडा बना के चलता रहा, आज तक चल रहा है। हम लोग अभी भी जो देखते हैं कि जो इस समय कितने बच्चे जो हैं वो अकेले हैं, कितने बच्चे जो हैं पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, कितने बच्चे हैं जो बेरोजगार हैं, कितने बच्चे हैं जो मतलब मैं सोचता हूँ कि ये जो उस टेंडेंसी के लिए जो नाथूराम को गोडसे बनाती है, वो कितनी अधिक मौजूद है इस समय। वो कितना एक बहुत ज़्यादा, इसको बोलते हैं ना कि वो जो वायरल लोड जो है वो कितना अधिक है इस समय, अगर 75 साल बाद इस घटना के। क्योंकि वो सब फैक्टर्स आज भी हैं। हाँ, जितने भी जो आइडेंटिटी के मार्कर्स होते हैं, हाँ, वो आज भी उसी तरह से मौजूद हैं। मतलब इतने साल हो गए आज़ादी के, देश के डेवलपमेंट के, लेकिन उसके बावजूद भी आप पाएंगे कि उन सब चीज़ों को ख़त्म करने का सही मायने में सीरियस कोशिश नहीं हुआ। बल्कि अभी तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में 10 मई को, अब ये विश्वविद्यालय में पहली बार हो रहा है, लेकिन एक सभा हो रही है ब्राह्मणों की, जिसमें उनको कहा जा रहा है कि वो जो पूर्वजों का ऋण है, या ऋषि ऋण को कैसे उतारें। तो अब यह विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार, और विश्वविद्यालय परिसर में पहली बार परशुराम जयंती का जुलूस निकलेगा, इसकी भी घोषणा की गई। तो आप दोनों जो ये कह रहे थे कि इस वक्त परिस्थितियां जिस प्रकार की हैं और नौजवान जिस हालत में हैं, उनमें उनका नाथूराम गोडसे बनना बहुत ही स्वाभाविक है। बहुत ही स्वाभाविक है। आप देखिए ना, उस टेंडेंसी के लिए, उस टेंडेंसी को अब पढ़ पाना जो है, हम ज़्यादा, क्योंकि एक समय भी बीत चुका है, और साथ में हम अपने देश काल, समाज, राजनीति को भी देख रहे हैं कि वो कैसे पूरा प्ले आउट कर रही है, कि गांधी के जाने के 75 साल बाद, और गांधी की हत्या के भी। तो अब जब आप देखते हैं तो लगता है कि वो जो पूरी वो टेंडेंसी कई गुना ज़्यादा मैनिफेस्ट हो रही है, और कुछ तो उस पर हवा भी दी जा रही है, और कुछ जो है वो नेचुरली ऐसी हो रही है, तो जो कि ज़्यादा खतरनाक है हम सब के लिए भी और इस देश के लिए भी। हाँ, लेकिन आप जो बात शुरू में कह रहे थे कि क्यों मारा उसने, और उसका कारण
एक हिंदू राष्ट्र की स्थापना है। और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने कहा कि पेशवाई की वापसी, तो यह हिंदू राष्ट्र था क्या? जब मैं नागार्जुन की ही एक दूसरी कविता पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने कहा कि उसको जो लोग पागल कहते हैं कि वह कोई पागल नहीं था, है ना, वह प्रहरी था निहित स्वार्थों का, स्थिर स्वार्थों का। वह प्रहरी था स्थिर स्वार्थों का, गोडसे। तो ये जो स्थिर स्वार्थ हैं, आपकी किताब, उसके पहले इनकी किताब, तुषार गांधी की किताब और दूसरे जितने दस्तावेज हैं उनको पढ़ते हुए मुझे लगता है कि यह हिंदू राष्ट्र दरअसल एक तरह से पेशवाई की पुनर्स्थापना थी और उसमें राजे रजवाड़ों की बहुत दिलचस्पी थी और इसीलिए ग्वालियर से वह हथियार मिलता है उनको, जिसमें नहीं, ये कनेक्शन हमको जोड़ने में थोड़ा पेशवाई में तो ब्राह्मण वर्चस्व वाली नहीं, बात मैं है। सिर्फ सीधा वो नहीं जोड़ रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि गांधी को रास्ते से हटाने में जी, या गांधी को बाधा मानने वालों में कौन कौन थे? ये इम्पोर्टेंट सवाल है। इनफैक्ट राजे रजवाड़े थे, क्योंकि थे। गांधी उनको लगातार लिख रहे थे कि सत्ता के हस्तांतरण के बाद आपको सत्ता जनता को देनी होगी, जबकि राजे रजवाड़े ये सोच रहे थे कि शायद सत्ता अब हमारे पास आ जाएगी। की जो चाहत है, हाँ, ये चाहत जब इमर्ज कर रहा है तो कौन लोग हैं उसमें और क्यों ये सच्चाई नहीं बोल रहे हैं? आपने जो कहा स्थिर स्वार्थ, सच में स्थिर स्वार्थ का ये प्रहरी था गोडसे, क्योंकि ये संघ आरएसएस बेसिकली हिंदुओं का एक संस्था था, ब्राह्मणों का एक संस्था था। ब्राह्मणों के बीच से इमर्ज करता है, ब्राह्मण से इसके लीडर्स हैं, ब्राह्मण से मोस्टली इसके सदस्य हैं। गेटेड कम्युनिटी की तरह है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने ना। एसएच देश पांडे जो पुणे में आरएसएस के सदस्य थे 19 30s 37 और 38 से लेके 1945-46 तक, उन्होंने लिखा है अपने मेमोयर में कि कैसे जो नॉन ब्राह्मण्स थे वो आरएसएस के लोगों को हेट करते थे, कई बार उन पे अटैक करते थे। हाँ, और ये बिल्कुल ही एक ब्राह्मण का ऑर्गेनाइजेशन के रूप में दिखाता था। इसीलिए गांधी हत्या के बाद जब राइट्स हुए तो राइट्स में टारगेट कौन बना? वैसे लोग भी बन गए जो आरएसएस के सदस्य नहीं थे लेकिन ब्राह्मण थे। हाँ, तो ब्राह्मण्स ये नहीं बोलने का साहस कर पा रहे थे कि हम ब्राह्मणवादी या ब्राह्मण राज लाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये बोलेंगे तो ब्राह्मणों की जो संख्या है बहुत कम है, तो हिंदू राष्ट्र बोलना पड़ेगा। इसलिए वो हिंदू राष्ट्र बोल रहे हैं। जबकि आप पाएंगे कि हिंदुत्व जो है वो हिंदुइज्म के ब्राह्मणाइजेशन का एक प्रोसेस है। हाँ, अब उसमें होता क्या है कि जो नॉन ब्राह्मण हिंदूज हैं, मतलब नॉन ब्राह्मणिस्ट हिंदूज अगर हम बोले ज़्यादा बेहतर होगा, ब्राह्मणिकल ऑर्डर होगा, ब्राह्मणाइजिंग नहीं है एक्चुअली वो। हाँ, ब्राह्मणिकल ऑर्डर में ये है कि तुम जो है तुम वही रहोगे, तुम मेरे बगल में आके नहीं बैठोगे। ब्राह्मणिज्म यही है। अब वैसे लोगों का सपोर्ट अगर लेना है आपको तो आप ऐसे शब्द का इस्तेमाल करेंगे जैसे हिंदू, जो थोड़ा जिसमें सभी लोग शामिल हो जाए, स्पष्ट हो। लेकिन अगर आप सच बोल देंगे, जो आपका स्वार्थ जो है उसको अगर आप रिवील कर देंगे, जो जिसको आपने स्थिर स्वार्थ बोला, उसको अगर आप रिवील कर देंगे कि ब्राह्मणों की सत्ता हम लाना चाहते हैं, जिस तरह से पेशवा के हाथ से जब गया सत्ता उसको हम रिस्टोर करना चाहते हैं, जब आप ये बोलेंगे तब तो बहुत प्रॉब्लम है। इसलिए आप हिंदू राष्ट्र बोलेंगे। तो दरअसल नाथूराम गोडसे इस हिंदू राष्ट्र को स्थापित करने वालों का एक सिपाही था। बिल्कुल। जैसा कुछ लोगों ने कहा है कि उंगली उसकी नहीं थी, उंगली तो किसी और की थी, वो सिर्फ रिवॉल्वर था एक तरह का। बिल्कुल सही बात है। और अब देखिए, जुलाई 47 की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने इस किताब में उसका जिक्र भी किया है। जुलाई 47 में पूना में एक मीटिंग हो रहा है जिसको एड्रेस कर रहा है गोडसे। उस मीटिंग में मौजूद हैं कांग्रेस के सीनियर व्यक्ति, काका
काका कानितकर, हाँ, वो मौजूद थे और उन्होंने चिट्ठी भी लिखा जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी के चीफ मिनिस्टर थे उनको उस समय में। ये जुलाई में उन्होंने लिखा, 22 या 23 जुलाई को उन्होंने चिट्ठी लिखा, इंडिपेंडेंस से पहले। हाँ, और उसमें यही बातें हो रही हैं कि गांधी को हटाना है क्योंकि गांधी हिंदू राष्ट्र बनने के रास्ते में एक ऑब्स्टैकल है। तो हिंदू राष्ट्र एक नॉस्टैल्जिया बन चुका था संघ के सारे लोगों के सामने में। और तो दो चीज़ें जो थी, एक तो उनका जो मुस्लिम हेट्रेड, एक उनका नॉस्टैल्जिया फॉर हिंदू राष्ट्र, ये दो चीज़ आप देखेंगे कि गोडसे के दिमाग में भी था, कारण बना गांधी की हत्या का। और जो आज के दिन में हमको दिख रहा है, जो लिंच मॉब वो ये मुस्लिम्स पे अटैक कर रहा है, यही दो चीज़ें हैं उसके दिमाग में भी। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया धीरेन और निधीश। हम ये नहीं चाहते हैं कि यह किताब आप ना ख़रीदें और ना पढ़ें, और इसलिए इस बातचीत को हम यहाँ रोक रहे हैं, क्योंकि आप यह ना मान लें कि इस बातचीत में ये पूरी किताब ख़त्म हो जाती है। इस किताब में इसके बाद भी बहुत कुछ है। हम चाहेंगे कि आप इस किताब को ज़रूर ख़रीदें। नाम है गांधी का हत्यारा गोडसे, नाथूराम की ज़िंदगी और उसके सपनों का भारत। और हमारी बहुत बहस निधीश से इस बात पर हुई थी कि गोडसे लिखें या नहीं। हाँ, तो कल मुझसे हम थानवी बोलते ये अड़ा कैसे हो गया क्योंकि हिंदी में ज़्यादातर गोडसे लोग लिखते हैं और मराठी में भी गोडसे लिखते हैं, पर बोलते वो थानवी जी का ही है कि जैसा बोलते हैं वैसा लिखना चाहिए। तो मराठी में लिखते गोडसे हैं पर वो बोलते गोडसे हैं, इसलिए उसको फिर इस हिसाब से हमने गोडसे कर दिया, जैसा कि हिंदी में बोला जाना चाहिए, जैसा कि मराठी में बोला जाता है। हाँ, तो इस किताब को ज़रूर पढ़ा जाना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि इसकी आशंका हमेशा, और सिर्फ भारतवर्ष में नहीं पूरी दुनिया में बनी रहती है, कि हिटलर कोई एक वक्त ख़त्म नहीं हो जाता है। हिटलर हमेशा पैदा हो सकता है, मुसोलिनी हमेशा पैदा हो सकता है, डोनाल्ड ट्रंप वापस आ सकता है। और भारत में हर नौजवानों में नाथूराम गोडसे बनने के बीज हमारे वातावरण में मौजूद हैं, बल्कि वो वायरस चारों तरफ हैं। तो उनको पहचानने के लिए भी इस किताब को पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और आपका भी। आप अपनी राय ज़रूर दें।